जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी भविष्य के शिक्षकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज का जो हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वैसे चैनल पे प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, ये 2012 का हिंदी पेडागोजी है। यदि आपने 2011 का ना देखा हो तो चैनल पे प्रीवियस पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप जाइए और वीडियो को देखिए। सो वीडियो देखने के पहले कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दे एक बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चे विद्यालय आने से पहले, यानी इससे पूछा क्या जा रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि अपनी भाषा की नियम व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या फिर कोरी स्लेट होते हैं। देखिए बात क्या हो रही है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, यानी कि जब बच्चे विद्यालय आने से पहले वे क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपनी भाषा की नियम व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यानी कि बच्चा जिस भी परिवेश से आता है, उस परिवेश की बोली क्या है, भाषा क्या है, उन चीज़ों से वो बिल्कुल सुसज्जित रहता है। यानी कि अपनी भाषा की नियम व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं बच्चे विद्यालय आने से पहले। देखिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी जो सीटेट है वो बिल्कुल 50 से 60% ऐसे ही तैयार हो जाती है, क्योंकि जो सीटेट है वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। यानी क्वेश्चन तो सेम सेम नहीं पूछता, बट जो क्वेश्चन का मूड होता है वो सेम होता है। इसलिए आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा, यानी बात क्या हो रही है, लैंग्वेज की। तो कह रही भाषा के विषय में क्या कहा जा रहा है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। ऑप्शन बी है नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए बात क्या हो रही है, भाषा की बात हो रही है। तो भाषा क्या होती है, इसमें आपको क्या बताना, ए बी सी डी जो ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि भाषा होती क्या है। देखिए भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो भाषा के नियम हैं बिल्कुल नियमबद्ध होते हैं, यानी कि जैसे भाषा की जैसे ही उसकी नियम होते हैं, जैसी उसकी व्यवस्थाएं होती हैं, वैसी हिसाब से क्या होता है, इंसान के अंदर भाषाई विकास होता है, वो चीज़ों को समझता है और उसका प्रयोग करता है अपने वातावरण के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, ठीक है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि शब्दों का प्रयोग करती है। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई थोड़ी सी, आदि शब्दों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा पता, आपको बताना क्या है कि मंदिरा के अंदर वो कौन सा विकास हो रहा है, केवल मैं वाले व्यक्तियों को ही बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, या फिर केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। देखिए कोई एक लड़की है, मंदिरा है, तो क्या है कि मुझे आम अच्छा लगता है और मैं थक गई जैसे शब्दों क्या करती है, वो उच्चारण करने लगती है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका जो सीधा सीधा मतलब है वो है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए क्या होता है कि जब कोई बच्चा चीज़ों को बोलता है तो उसे तो पहली बात तो वो पता नहीं होता, पर भाषा की दृष्टि से क्या होगा कि लिंग वचन क्रिया आदि दृष्टि से वो सर्वनाम का इस्तेमाल कर रही है अपने बोले जाने वाले शब्दों के अंतर्गत। यानी कि मुझे उसे आम खाना पसंद है, या फिर वह थक गई है जैसे शब्दों का इस्तेमाल जब मंदिरा करती है, तो वह किसके कैटेगरी के अंतर्गत आता है कि वह लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, इसके हिसाब से वो प्रयोग कर रही है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुभाषिता। देखिए बहुभाषिता जो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, या फिर भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए बात क्या हो रही है बहुभाषिकता की। तो देखिए बहुभाषिकता क्या होती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जो बहुभाषिता होती है उसे एक अध्यापक एक साधन के रूप में देखता है, यानी कि बहुभाषिता कक्षा है तो क्या होगा कि वो एक साधन के रूप में इस्तेमाल करेगा शिक्षक, ताकि बच्चों को बेहतर ढंग से भाषाई चीज़ों को सिखा सके और उनका जो विकास हो वो बेहतर ढंग से हो सके। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु की बात हो रही है। मान लीजिए आप अध्यापक हैं,
आप हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या करें, तैयार करें, तो आप उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल कम मिनिमम स्तर पर महत्व देंगे या फिर बहुत ही कम महत्वपूर्ण स्थान देंगे। विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यास में वैविध्य या फिर पाठ की संख्या। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाठों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जब भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है तो उसमें विषय वस्तु की विविधता देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है, और जो ये भाषा की विभिन्न छटाएं होती हैं ये भी देखा जाता है। अभ्यास में वैविध्य यानी जो अभ्यास संबंधी प्रश्न होते हैं, चीज़ें बातें होती हैं वो भी देखी जाती है। बट पाठों की संख्या कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण में सबसे कम महत्वपूर्ण यानी कि पाठ की संख्या कितनी है बिल्कुल मायने नहीं रखती पाठ निर्माण के समय। यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, पाठों की संख्या है। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए भाषा अर्जन, भाषा अधिगम। देखिए भाषा अर्जन क्या होता है, जब हम भाषा को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। और भाषा अधिगम क्या होता है, जब हम भाषा के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई चीज़ नहीं आ रही तो हम भाषा के माध्यम से सीख रहे हैं उसको, या हम कोई भाषा सीख रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा भाषा अर्जन हो गया। और जब हम उस भाषा को बिल्कुल सीख के जब हम उसका इस्तेमाल करने जान जाएंगे तो वो क्या हो गया, भाषा अधिगम हो गया। सो आई होप भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को आप समझ गए होंगे। देखिए जो इसके क्वेश्चन क्या, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन सी है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, या फिर ऑप्शन डी है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। देखिए क्या बात हो रही है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन की, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ये बिल्कुल करेक्ट 110% ऑप्शन बिल्कुल सही है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संबंध में। देखिए दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से अपनी समझ को बनाएंगे तो जो आगामी आपकी सीटेट एग्जाम होगा आप उसमें बेहतर स्कोर कर पाओगे। इसे आपको चैनल के प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चल रही है स्पेशली ये हिंदी पेडागोजी है, इसके बाद आपको जितने भी सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं उन सब पे आपको वीडियोस दूंगा बिल्कुल बेहतर और बढ़िया ढंग से। देखिए दृष्टिबाधित बच्चों की बात हो रही है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपको का मूक भाषा या अच्छा मैं अभी आपको थोड़ा और बता रहा हूँ अच्छे से, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या फिर उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए दृष्टिबाधित बच्चे की बात हो रही है तो जब बच्चा दृष्टिबाधित होगा तो हमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना होगा। क्योंकि देखिए बच्चा जब दृष्टिबाधित होगा तो वो ब्लैक बोर्ड को बिल्कुल साफ और क्लियर ढंग से देख नहीं पाएगा। तो यदि हम उसके सामने मौखिक भाषा यानी बातचीत के माध्यम से उसको चीज़ें सिखाएंगे या बातचीत के अधिक से अधिक मौके देंगे, या खुद एक अध्यापक बातचीत या मौखिक वार्तालाप करेगा तो जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो चीज़ों को बेहतर और बढ़िया ढंग से सीख पाएगा। इसलिए दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग यानी कि बाइलिंगुअल की बात हो रही है कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। देखिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। यदि यानी कि आप हो, हम हो, कोई बच्चा हो, यदि उसे एक से अधिक भाषा आती है, एक से अधिक लैंग्वेज का वो जानकार है तो उसके अंदर क्या है, संज्ञानात्मक विकास में वो चीज़ें सहायक होती हैं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। और जो किसी भी एक भाषा में निपुणता बाधक, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल गलत, ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बट संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। और जो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बात क्या हो रही है, द्वितीय भाषा शिक्षण की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए आप क्वेश्चन को समझा करिए, क्वेश्चन में जो टैग वर्ड लगा क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप उसको समझ गए तो आप इजिली जो आंसर होगा बिल्कुल उसे आप पिक कर लोगे और टिक कर लोगे। देखिए दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता का विकास, या फिर हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी उद्देश्य नहीं इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए जब निगेटिव वाला क्वेश्चन होते हैं तो उसके जो आंसर होते हैं वो भी बिल्कुल निगेटिव होते हैं। तो ये जान लीजिए कि इसका जो करेक्ट आंसर वो है हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। देखिए भाषा फर्स्ट या फर्स्ट बात भाषा सेकंड की बात होती है तो हम किसी भी सब्जेक्ट में क्या है बच्चों को कंठस्थ नहीं करा सकते, चाहे वो व्याकरण हो या फिर किन्हीं चीज़ों को हम रट्टा नहीं बना सकते। तो ये कंठस्थ करना एक टैग वर्ड भी है क्वेश्चन को सही पिक करने का। तो इसमें जो हिंदी के व्याकरणिक जो होगा, हम बच्चों को रटाना हमें नहीं है, बच्चों को बिल्कुल बोलने के अवसर देने हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने ताकि उनका जो विकास हो वो अच्छे ढंग से सीख पाए। इसलिए क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। और जो नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 10 है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, यानी सबसे लेस की बात हो रही है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य या फिर कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। देखिए बात क्या हो रही है कि एक बहुभाषित कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों को सिखाना कि भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। देखिए भाषा शिक्षक होने के नाते कभी भी अध्यापक ये काम नहीं करेंगे कि वो बच्चों को समानता यानी कि किसी भी विषय या सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें विश्लेषण करने या फिर उनमें विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए ये नहीं सिखाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, यानी सबसे ज़्यादा की बात हो रही है। निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, फिर काव्य सौंदर्य। देखिए हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, तो होगा सीखने की क्षमता का आकलन। देखिए मूल्यांकन का मतलब ही हो गया कि बच्चा किस स्तर का है, वह कितना सीख पा रहा है, चीज़ों को कितना समझ पा रहा है, यानी सीखने की क्षमता का आकलन क्या होगा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सीखने की क्षमता का आकलन। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियां अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं या फिर ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा पाठ्य पुस्तक में किसे तरह की रचनाओं को सबसे अधिक स्थान हमें देना है, तो हमें देना है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश में जुड़ी हो, यानी जो बच्चे जिन परिवेश से आते हों उनकी कहानी या फिर रचनाएं या भाषा जो संबंधित चीज़ें हैं बिल्कुल उनके अनुरूप हो ताकि वो चीज़ों को समझ सके, और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, यानी कि उन्हें सीखने में चीज़ों को आसानी हो। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा जा रहा है, यानी कि सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा जा रहा है, बातचीत करना, संयत, अदायगी या फिर व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास या फिर अपने अनुभव का वर्णन। सबसे कम की बात हो रही तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। देखिए जब भी हम एक बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे तो उस भाषा का जरूरी नहीं कि हम पहले उसे उसका व्याकरण या फिर उसकी संरचना समझाएं बाद में उसको भाषा सिखाएं। तो क्या है कि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावशाली तरीका क्या है, व्याकरण आधारित संरचना। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, बातचीत करना। मौखिक मतलब क्या होगा कि एक अध्यापक क्या होगा, बच्चे से प्रश्न करेंगे या फिर बातचीत करेंगे या फिर चर्चा करेंगे और बच्चा क्या करेगा, अपने हिसाब से चीज़ों को बताएगा, अपना पक्ष रखेगा, उसकी समझ कितनी है वो बताएगा। यानी कि जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास पे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से बच्चे की भाषिक क्षमता का सबसे उचित तरीका है। भाषिक क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे कि बच्चे के भाषिक क्षमता का सबसे उचित तरीका क्या है, यानी कि समझ को परिभाषित कीजिए या फिर संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए या फिर संज्ञा की परिभाषा को पूरक कीजिए। देखिए बात कर रही है लिखित में से कौन सा बच्चे की भाषिक क्षमता का वो सबसे उचित तरीका है। यानी कि यदि हम ये कहते हैं, मान लीजिए कोई क्लासरूम है, यदि हम उसमें या कोई सर ने बच्चों को कहा कि आप कुछ लिखिए या कुछ लिख के दिखाइए, तो जो सबसे बेहतर बच्चे के अंदर विकास होगा, जो या बच्चा जिस चीज़ में सबसे बेहतर करेगा वो है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना। यदि मान लीजिए हम बच्चे को बादल जैसे टॉपिक देते हैं या फिर आसमान, चिड़िया जैसी संज्ञाओं जैसे टॉपिक देंगे तो क्या होगा, बच्चा उस पर आसानी से कहानी लिख लेगा। और ये सिद्ध करता है कि जो उनकी लिखित
कौशल है या जो लिखित भाषिक कौशल है उनमें उनका बेहतर ढंग से विकास हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यह दर्शाता है बच्चे की लिखित भाषा कौशल के विकास के संबंध में। और जो नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सर्वाधिक कारक की बात हो रही है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के नियमों के व्याकरण के नियम, या फिर भाषा का आधारित प्रश्न उत्तर। देखिए भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए भाषिक समृद्ध वातावरण में क्या हो कि बच्चे चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। और भाषा सीखने के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तक बिल्कुल जरूरी नहीं होती, व्याकरण के नियम बिल्कुल जरूरी नहीं होते, और भाषा पर आधारित प्रश्न उत्तर बिल्कुल भी जरूरी नहीं होते। बट समृद्ध भाषिक वातावरण बिल्कुल आवश्यक होते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे को यदि हम उचित पर्यावरण देंगे या उचित वातावरण देंगे तो वो क्या होगा, उसका जो भाषा का विकास हुआ उसके हिसाब से बढ़िया और बेहतर हो पाएगा। और एक जो अध्यापक होगा वो चीज़ों को अच्छे ढंग से बच्चों को सिखा पाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ सीडीपी ईवीएस पेडागोजी की सुपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाइए और अपनी सीट की तैयारी को दीजिए, एक बेहतर विकल्प, क्योंकि आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको अपनी एक सीट लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।